बे से स्टार्ट करते हैं। कलम मौखिक साक्ष्य कौन से होते हैं और दस्तावेजी साक्ष्य कौन से होते हैं वो सब इसमें पढ़ेंगे। ठीक, चलिए मौखिक साक्ष्य अध्याय 4 सेक्शन 54। मौखिक साक्ष्य के विषय में। सेक्शन 54 मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। दस्तावेजों को छोड़कर सारे फैक्ट्स मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। जो भी फैक्ट्स हैं ओरल एविडेंस द्वारा साबित किए जा सकेंगे, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट के रूप में है तो डॉक्यूमेंट द्वारा ही साबित किए जाएंगे। 55 मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना। मौखिक साक्ष्य सभी मामलों में चाहे वह कैसा भी हो प्रत्यक्ष ही होगा मौखिक साक्ष्य चाहे जैसा भी हो डायरेक्ट ही होगा, प्रत्यक्ष ही होगा यदि वह फर्स्ट किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा। ठीक है, जिसने देखा है उसी का साक्ष्य होगा, किसी और को उसने बताया वो साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। इसी को ही अनुश्रुत साक्ष्य भी कहते हैं। ठीक है, हियर्स एविडेंस भी कहते हैं। जैसे मैंने कुछ घटना होते हुए देखी तो न्यायालय के मुझे ही बताऊंगा ना कि सर मैंने हत्या होते देखी, मैंने किसी घटना को अंजाम करते हुए किसी को देखा। मैं ये बात अंजलि जी को बताता हूँ, अंजलि कोर्ट में गवाही देती है, मौखिक साक्ष्य देती है, तो न्यायालय इनकी बात को स्वीकार नहीं करेगा। वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक, चलिए सेकंड, किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना। मैंने किसी से कोई बात सुनी तो मैं ही डायरेक्ट एविडेंस दे सकता हूँ, मैं किसी और को बताऊंगा उसका एविडेंस ग्राह्य नहीं होगा। थर्ड, किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रियों द्वारा या उस रीति से किया। बस इंद्रियां क्या होती हैं? हाथ पैर नाक मुंह आंख नाक, ये सब क्या है? मेरी इंद्रियां हैं। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने महसूस किया, मैं अपने ज्ञान से नॉलेज रखता हूँ, ये बात मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। 4, किसी राय के या उन आधारों के बारे में है जिन पर वह राय धारित है तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह उन आधारों पर राय धारण करता है। बस मेरी राय में ये व्यक्ति डकैत है, मेरी राय में ये व्यक्ति चोर है, तो किसकी राय में? मेरी राय में ना। मैं ये राय अपनी किसी और को बताता हूँ, वो आगे गवाही देता है, नहीं, मुझे अपनी राय स्वयं न्यायालय को स्वयं बतानी पड़ेगी। मेरी राय में ये व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं है, लोगों के पैसे मारता फिरता है। चलिए, परंतु विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्त है और वे आधार जिन पर ऐसी राय धारित है, यदि लेखक मर गया है या वह मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या उसे इतने विलंब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता, ऐसी पुस्तकों को प्रस्तुत करके साबित किया जा सकेगा। कोई एक्सपर्ट था, उसने अपने एक्सपर्ट में कोई एक्सपेरिमेंट किया, वो किताब में इसने लिखे। ठीक, उस किताब को अगर वो मर गया है एक्सपर्ट तो उसी किताब को पेश करके उसकी राय को माना जा सकता है। कोई एक्सपर्ट है किसी काम का, उसने सारे एक्सपर्ट के अपने एक्सपेरिमेंट एक किताब में लिख रखे हैं और वो कल को मर जाता है तो उसी किताब के माध्यम से उसे समझ सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था, एविडेंस हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो उसी किताब किसने लिख रखी है? अवतार सिंह ने लिख रखी है, राजा राम ने लिख रखी है। हम किसी प्रावधान में अटक जाते हैं तो राजा राम इस बारे में क्या सोचते हैं, अवतार सिंह इस बारे में क्या सोचते हैं, उनकी राय का हम साक्ष्य दे सकते हैं न्यायालय के अंदर। परंतु यह और कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे तो ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। किसी मौखिक साक्ष्य किसी भौतिक चीज के लेकर है, किसी फिजिकल चीज को चाकू को लेकर है, इस चाकू से मर्डर किया, इस पिस्टल से मर्डर किया, तो न्यायालय उसे कह सकेगा मेरे सामने प्रोड्यूस कर पाए, निरीक्षण के लिए रख सकेगा। अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। सेक्शन 56 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है? ओरिजिनल। द्वितीय साक्ष्य जो इस तरह से फोटोकॉपी हो सकती है, सर्टिफाइड कॉपी भी हो सकती है, इसे कहते हैं द्वितीय साक्ष्य। तो न्यायालय में कोई भी आपको डॉक्यूमेंट रखना है तो वो प्राथमिक और द्वितीय साक्ष्य द्वारा रखा जा सकता है। अब प्राथमिक क्या चीज होती है, देखिए सेक्शन 57 प्राथमिक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत
किया गया दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। देखिए, न्यायालय के सामने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है वो प्राथमिक साक्ष्य कहलाता है। स्पष्टीकरण देखिए। स्पष्टीकरण फर्स्ट, जहाँ कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ प्रत्येक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। जहाँ कोई डॉक्यूमेंट कई कॉपियों में लिखा गया है, कई पन्नों में लिखा गया है, वहाँ सब के सब पन्ने रेलिवेंट है, वो सब के सब प्राथमिक साक्ष्य कहलाते हैं। स्पष्टीकरण सेकंड, जहाँ कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और प्रत्येक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहाँ प्रत्येक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य है। वो सब कॉपीज प्राथमिक साक्ष्य हैं जिन्होंने उसका निष्पादन किया है। कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट पे मैंने सिग्नेचर किए हैं और दूसरी पार्टी ने भी सिग्नेचर किए हैं, तो मेरे सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी के लिए प्राथमिक साक्ष्य है और उसने जो सिग्नेचर करके मुझे सौंपा है मेरे लिए प्राथमिक साक्ष्य। चलिए, मैंने कल भी समझाया था आपको, बस पढ़ लीजिए एक बार। स्पष्टीकरण 3, जहाँ अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं, जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहाँ उनमें से प्रत्येक शेष सब की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु जहाँ वे सब किसी एक ही मूल की प्रतियां हैं, वहाँ वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। द्वितीयक साक्ष्य कहलाएंगे। फिर मैंने आपको कल बताया, मैंने अपनी मार्कशीट फोटोकॉपी मशीन में डाली और उसकी 5 कॉपी या 10 कॉपी निकलवाई, तो 10 की 10 कॉपी आपस में एक दूसरे की क्या है, वो ओरिजिनल है, प्राथमिक साक्ष्य है। क्यों कि जब इनकी हम आपस में तुलना कर रहे हैं 10 कॉपियों की, लेकिन जब यही तुलना ओरिजिनल से की जाएगी तो ये ओरिजिनल की क्या होंगी, द्वितीयक साक्ष्य कहलाएंगे। स्पष्टीकरण 4, जहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख सृजित या संग्रहित किया जाता है और ऐसा संग्रह एक साथ या पश्चातवर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया जाता है, उनमें से प्रत्येक फाइल प्राथमिक साक्ष्य है। उनमें सबके सब फाइल क्या कहलाएंगे, प्राथमिक साक्ष्य कहलाएंगे। मैं अपने कंप्यूटर में एंट्री करता हूँ, सबके सब प्राथमिक साक्ष्य कहलाएंगे। स्पष्टीकरण 5, जहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख समुचित अभिरक्षा में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य है, जब तक कि वह विवादग्रस्त नहीं है। मेरे मोबाइल में मैंने रिकॉर्डिंग करी, अनम ने पारुल के पेट में चाकू मारा, तो ये सब क्या है, प्राइमरी एविडेंस है, जब तक इस पे झगड़ा ना हो। स्पष्टीकरण 6, जहाँ किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक साथ संग्रहित किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित या प्रसारित या अंतरित किया जाता है, तो प्रत्येक संग्रहित रिकॉर्डिंग प्राथमिक साक्ष्य है। वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग एक दूसरे की प्राथमिक साक्ष्य है। मैंने क्या किया, 1 घंटे की वीडियो क्लिप बनाई, उसके बाद अपने मोबाइल से दूसरे घंटे की उसी पार्ट में वीडियो क्लिप बनाई, तो सब के सब क्या है, प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे।